नमस्कार, शाम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर जिले से है, जहां विकास दुबे के साथी उमाकांत ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है। उमाकांत के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित था। विक्रू कांड के बाद से जहां पुलिस ने विकास दुबे के कई साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसकी वजह से उसके बचे हुए साथियों में पुलिस का खौफ देखने को मिल रहा है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे के एक साथी उमाकांत ने आज चौबेपुर थाने में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उमाकांत अपने गले में तख्ती टांगकर अपने परिवार के साथ थाने में सरेंडर करने पहुंचा था। उमाकांत के साथ थाने पहुंचे उसके परिजनों ने पुलिस से उसकी सुरक्षा की गुहार लगाई। कानपुर में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 अगस्त को हुए पति पत्नी हत्याकांड का खुलासा तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जो अनसुलझे हुए लग रहे हैं। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस का जो बयान आया है वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि पुलिस बता रही है महज 2 मोबाइल फोन और एक पायल के लिए दोनों की हत्या कर दी गई थी। 2 तारीख की रात को इन दोनों की, विष्णु की सर पे पत्थर से वार से उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो उसकी पत्नी थी उसकी स्ट्रैंगुलेशन से, उसी की साड़ी के पल्लू से स्ट्रैंगुलेट करके उसकी मृत्यु हुई थी। और जो उनका कमरा था जिसमें वो रहते थे, उसका सारा सामान अस्त व्यस्त था। इसी को लग के हमने टीमें गठित की थी, जिसमें हमारी SWAT टीम, सर्वेलेंस टीम, रेल बाजार की टीम और CO साहब और SP ईस्ट, इनके निर्देशन में सभी टीमों ने लगातार प्रयास करके इस ब्लाइंड मर्डर को वर्कआउट किया। वहीं जिला कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अपनी 13वीं पर एक व्यक्ति मुर्दा था और वह जिंदा लौटकर आ गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। एक सवाल, क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति मौत के बाद जिंदा हो सकता है? क्या जिस व्यक्ति की 13वीं की तैयारी की जा रही हो वह घर को वापस लौट सकता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं ना। लेकिन ऐसा हो चुका है, क्योंकि घर वालों के मुताबिक पुलिस ने अपनी फर्द में एक व्यक्ति की मौत होना बता दिया था, जो अब जिंदा लौट आया है। कानपुर के कर्नलगंज में 5 अगस्त को मिले शव की शिनाख्त में पुलिस और परिजन दोनों धोखा खा गए, जिसे दफनाने का दावा किया गया। वह शुक्रवार रात घर लौट आया। जब परिजनों और पुलिस ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद वो घर से पति चला गया है, और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी, और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे, और फिर उस इलाके में या उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी भी उनके परिवार वालों से शनाख्त करवाते हैं। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए। उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद, और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए। तो जब वो बरामद हुए तो फिर ये दोबारा से हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि इस जो ऑलरेडी इन्होंने शनाख्त जिसकी की थी वो कौन है, उसके फोटोग्राफ करके हम जगह जगह पोस्टर बनवा के उसको लगवा रहे हैं। दूसरा, मैंने SP वेस्ट को ये कहा है कि वो देख लें, जब डॉक्टर्स ने PM किया तो उसकी DNA सैंपलिंग की गई है, नहीं की गई है, और अगर डॉक्टर्स ने DNA सैंपलिंग नहीं की है तो एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बॉडी की एक्सह्यूमेशन की जाएगी। एक्सह्यूमेशन के बाद उसकी DNA सैंपलिंग करवाई जाएगी। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो दूसरे मृतक हैं उनकी भी प्रॉपर्ली शनाख्त हो जाए। ये परिवारीजनों के कन्फ्यूजन के कारण या परिवारीजनों के उस समय गलती के कारण उन्होंने इसकी गलत शनाख्त की थी। जिला संभल में भाजपा नेता कमल सरमर ने राम मंदिर पर विवादित बयान देने वाले संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ
राजपुरा थाना में तहरीर दी और केस दर्ज करने की भी मांग की। वीओ राम मंदिर शिलान्यास के बाद बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी, यह बयान देने वाले संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ भाजपा नेता ने राजपुरा थाने में तहरीर दी है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। भाजपा नेता की मांग है कि सांसद ने न सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की है। वे चाहते हैं केस दर्ज होकर सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल शर्मा है। और जो आप राजपुरा थाने पे आए हो, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है ये निर्णय हिंदुओं के पक्ष में लिया गया था कि राम मंदिर की जो भूमि है वो राम मंदिर के निर्माण के लिए दी जाएगी। लेकिन ऐसे में जबकि हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया है और पूरे देश के किसी भी कोने से कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद की कोई सूचना नहीं आई है। ऐसे में संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान ने 5 अगस्त को एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिंदुओं के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में दिया है। और उनका साथ ही ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद वहाँ थी, है और रहेगी। तो ये जो बयान है ये निश्चित ही भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है और उनका निर्णय सर्वोच्च है। तो उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाना कहीं ना कहीं जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना है, आदेश की अवहेलना है। और यह सिद्ध करता है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में या भारत के लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री अनिल राजभर ने आज बाराबंकी पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को राहत की सामग्री बांटी और बाढ़ से बचने के लिए स्थायी समाधान की भी बात कही। बाराबंकी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे अनिल राजभर ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस बार समय से पूर्व ही बाढ़ आ गई है, लेकिन हमारी सक्रियता से बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख पाया है। आगे अगर और बाढ़ आती है तो उस स्थिति में भी हम बिल्कुल तैयार हैं। जनपदों में जो बाढ़ की समस्या है उससे संबंधित और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो राहत कार्य चल रहे हैं की है कि अभी पिछले बार का अगर हम लोग अनुभव लें तो 15 अगस्त के बाद पानी ज़्यादा आया था और इस वर्ष ये मुख्यमंत्री जी के सक्रियता का ही परिणाम है। हमने कोरोना काल में भी देखा है, परिस्थिति चाहे जैसी रही हो, लेकिन बाढ़ से जुड़ी हुई समस्याओं के संदर्भ में कोई सप्ताह ऐसा बाकी नहीं रहा होगा जब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर उसकी चिंता न की गई हो, उसकी समीक्षा न की गई हो। उसका असर आज देखने को मिल रहा है कि अब तक इस इलाके में पिछले वर्ष की अपेक्षा दूना पानी नदियों में आया है। हम कह सकते हैं कि आज कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे इसी तरीके से आज के आने के पीछे जो हम सब लोगों का कारण है वो यही है कि अभी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, सजगता बरती जा रही है। तटबंधों की 24 घंटा पेट्रोलिंग हो, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिला प्रशासन को उसके निर्देश दिए गए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष तौर पर बच्चों का, बुजुर्गों का और माँ बहनों का उनका ख्याल रखा जाए। प्रभावित इलाकों में कोविड-19 से जुड़ी हुई जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो सजगता है, उसको भी पूरी तरीके से बरता जाए। ये इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज समीक्षा हुई है। आगे की परिस्थिति के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जैसे पिछले वर्ष 15 अगस्त के बाद पानी आया, आगे अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती भी है तो उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार सजग है, तैयार है। अमेठी में मिट्टी हटाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ पड़े और जमकर मारपीट की। इससे दोनों पक्षों में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हो गया। हाथरस में चावल की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने डंडा चलाते हुए छापामारी की और कार्रवाई भी की।
शहर में राशन के चावल की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने जब अपना डंडा चलाया और ताबड़तोड़ छापेमारी की और कार्रवाई भी की। शहर में राशन के चावल की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उससे अब उन्हें समझ में तो आ ही गया होगा और इन कालाबाजारी करने वाले माफियाओं में हड़कंप भी मच गया। इस दौरान अधिकारियों ने एक मकान नुमा गोदाम का ताला तोड़कर गोदाम से भारी मात्रा में राशन का चावल बरामद करते हुए गोदाम के अंदर से पुलिस ने 5 युवकों को भी हिरासत में ले लिया है। क्या बरामद हुआ है? ये चावल है और सूचना मिली थी कि जो है सरकारी चावल का यहाँ पे क्रय विक्रय किया जा रहा है। इसी सूचना पर हम लोग आए हैं और इसमें ताला तोड़ दिया। जिले में लगातार चावल की कालाबाजारी हो रही है, आप रोकने में सक्षम क्यों नहीं है? रोकथाम की ही कार्रवाई के लिए ही आए हुए हैं नहीं, और लगभग जैसे सूचना मिलती है कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 11 ब्लैक कैट कमांडो की टुकड़ी बनाई गई है। पेश है ये रिपोर्ट। जिला बुलंदशहर में किसी भी आपात स्थिति और हर तरह की आपराधिक घटना पर तत्काल एक्शन लेने के लिए एक 11 सदस्यीय ब्लैक कैट कमांडो की टुकड़ी बनाई गई है। यह 11 सदस्यीय टीम को दी गई है खास ट्रेनिंग और संसाधनों को साथ में इनको सौंपा भी गया है। यह ब्लैक कमांडो के लुक में दिखाई दे रहे हैं। बुलंदशहर में हर बड़ी गतिविधियों पर ब्लैक कैट कमांडो की टीम की रहेगी पैनी नज़र। क्विक रिस्पॉन्स टीम और एनएसजी की तर्ज पर काम करेगी ये ब्लैक कैट कमांडो की टीम। लखीमपुर खीरी में आज पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर और जल विकास मंत्री बलदेव सिंह आज बाराबंकी बहराइच होते हुए लखीमपुर पहुंचे और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया। दोनों मंत्रियों ने सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों से वार्ता की और बाढ़ का जायजा लेने के बाद पीड़ितों को राहत किट भी भेंट दी। कल भी 5 जनपदों के कार्यक्रम लगे थे और आज सुबह बाराबंकी फिर बहराइच अभी यहाँ पर हैं और यहाँ के बाद सीतापुर जाना है। ये कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता बीच में रही है, चाहे वो कोरोना काल के समय में हम लोगों ने देखा हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई व्यस्तता रही हो, लेकिन बाढ़ की चुनौती के सामना के क्रम में जो वो तैयारी कर रहे थे, लगातार उन्होंने जो प्रयास किया है, जो विभागों को सक्रिय करके रखा है, उसका असर हम लोगों को आज देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को याद होगा पिछले बार 15 अगस्त के बाद पानी नदियों में ज़्यादा आया था, बारिश ज़्यादा हुई थी। अगली खबर मऊ से है, जहां जेल अधीक्षक अविनाश गौतम ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए अब कैदियों को कोरोना टेस्ट के बाद ही जेल में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए जेलों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि नई गिरफ्तारी के बाद जेल सुपुर्द होने वाले कैदियों को अस्थायी कारागार में ही रखा जाएगा और कैदियों को रखने से पहले उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, तभी कैदियों को जेल में रखा जाएगा। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन से हम लोगों को आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत एक अस्थायी कारागार में ही सभी बंदियों को जो नई गिरफ्तारियाँ होकर आ रही हैं रखा जा रहा है। ये आदेश भी है कि पुलिस जिस भी बंदी को जेल पर लेके आएगी दाखिल करने के लिए, उसका एंटीजन टेस्ट करवाने के उपरांत ही जेल की तरफ उसको रखने के लिए आए, तो इसका पालन किया जाता है। सर, ये बाहर कितने कैदी को रखा गया अस्थायी रूप से? अस्थायी कारागार में बंदियों की संख्या सीमित है, क्योंकि बंदी जल्दी ही छूट भी जा रहे हैं। माननीय न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऐसे आदेश हैं जिसके अंतर्गत कुछ रिहाइयों को कंपलसरी जल्दी सुनवाई करके रिहा किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कहाँ बनाया गया अस्थायी? ये लिटिल फ्लावर स्कूल में बनाया गया है। कितने लोग उस तरह अभी तक संबंध हैं? हाँ, अभी क्योंकि ये प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हुई है, तो इसमें अभी सीमित संख्या में ही है बंदी। हमारे अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आवाज़ उत्तर प्रदेश।